धड़धड़ा के, जैसे हॉलर में डाल दिया और धड़धड़ा के जा, अब धड़धड़ा के जाएगा तो दर्द तो करेगा ना, तो भोजन धड़धड़ा के नहीं जाता है, भोजन धीरे धीरे जाता है। अब भोजन जब धीरे धीरे जाता है तो कोई तो होगा जिसको धीरे धीरे लेके जा रहा है। कि किस्मत आपको मौका देगी, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। आइए इस वीडियो में हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। देखिए, मुख को ही क्या कहता है, माउथ या वोकल कैविटी। मुख को ही क्या कहता है, वोकल कैविटी। यानी यहाँ पे देखना, ये जो मुख गुहा क्या है, ये मुख गुहा। अब हमारे जो मुख गुहा में 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, तो लार ग्रंथियां पाए जाते हैं। और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियां के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप इसकी मत कीजिएगा, आराम से इसको देखते जाइए, आपको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। देखिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, उनमें से सबसे पहला जो लार ग्रंथि है वो क्या है, तो वो है पैरोडिट। सबसे यानी जो बड़ा लार ग्रंथि क्या होगा, पैरोडिट। अब पैरोडिट का कार्य क्या होता है, ये ना सांप में क्या करता है, तो सांप में ये जहर को फैलने का क्रिया करते हैं, ठीक है ना। अब पैरोडिट कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए, पैरोडिट जो होता है तो ये जस्ट कान जो होता है ना, तो ये कान के जस्ट सामने क्या पाए जाते हैं, पैरोडिट। बोलो, पैरोडिट आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा को समझते हैं। दूसरा होता है सब मंडीबुलर। क्या होता है, सब मंडीबुलर। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जस्ट जाबड़े के नीचे पाए जाते हैं ये ग्रंथियां, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर में सब लिंगुअल, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जीभ के नीचे। अगर कोई प्रश्न करे कि जीभ के नीचे कौन सा लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा कि सब लिंगुअल। क्या पाए जाते हैं, सब लिंगुअल, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आए। आप देखिए इधर समझते हैं। मनुष्य में हर एक दिन यानी 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, लार ग्रंथियां बनते हैं। लार ग्रंथियां जो होता है तो ये भोजन को यानी सरल करने में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो मनुष्य में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है, लार ग्रंथियां बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आइए यहाँ पे समझते हैं। उन्हीं में से सबसे पहले इन्हें अब हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर दिया, तो 4 भागों में। सबसे पहले है लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। अब देखिए लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम जो होता है तो हमारे मुंह में जो यानी जीवाणु जो चले जाते हैं, जो बैक्टीरिया, तो भोजन के साथ तो लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम उसको मारने के क्रिया करते हैं। आप एक चीज फील कीजिए कि पूरे दिन जो होता है ना, तो पूरे दिन हमारे मुंह में क्या रहता है, लाइसोजाइम। क्या रहता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम रहने के कारण ही क्या नहीं होता है, तो हमारे मुंह में बदबू नहीं आते हैं और हमारे दांत भी गंदा नहीं होता है। लेकिन रात में जब आप सोते हैं और यही मुंह है, यही दांत है, बट रात को देखिएगा जब सुबह उठिएगा तो आपका दांत भी गंदा हो जाते हैं और मुंह से भी महक आने लगते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यही है कि जब आप सो जाते हैं तो लाइसोजाइम यानी बनना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण यानी बैक्टीरिया रह जाते हैं और दांत भी गंदे हो जाते हैं। तो जीवाणु को मारने के यानी बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य किसका होता है, तो लाइसोजाइम। किसका होता है, लाइसोजाइम। याद रहेगा, लाइसोजाइम के कारण ही दांत अगर बनना बंद हो जाए तो दांत गंदा होगा। दिन में ये गंदा नहीं होता है क्योंकि लाइसोजाइम बनता रहता है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, एक होता है टैलिन और एक होता है डायस्टेज। एक टैलिन और एक डायस्टेज। अब इन दोनों का कार्य एक ही जैसा होता है। देखिए, एक जैसा क्या होता है, तो ये जो मंड जो होता है, मंड समझते हैं, मंड कहता है चोकर को। मान लीजिए कि गेहूं का आटा को आप जितना भी चालनी से चाल लीजिएगा ना, उसमें चोकर रहता ही रहता है। अगर नहीं रहेगा तो वो देखिएगा वो मैदा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप मैदा का 7-8 रोटी खा लीजिएगा ना, तो फिर आपका पाचन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैलिन जो है, तो टैलिन और डायस्टेज यानी इन दोनों मिलके किसका पचन करता है, तो चोकर का यानी मंड का पचन करते हैं। समझ में आ गया। यानी कार्बोहाइड्रेट का पचन कौन करता है, तो टैलिन। याद रहेगा।
अब आगे चलते हैं। ये जो म्यूकस यानी लास्ट वाला जो होता है यानी 4 नंबर, ये है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, तो ये जो भोजन को ना यानी चिपचिपाता है। भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य किसका होता है, तो म्यूकस का। मान लीजिए कि आप भोजन खा रहे हैं और भोजन जब खा रहे हैं और हुमच के अगर खा लिया, धड़धड़ा के खा रहे हैं, तो धड़धड़ा के अगर खा रहे हैं तो भोजन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे म्यूकस ना हो तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ पे ना भोजन अटक जाता है। क्या हो जाता है, अटक जाता है। अब इसी को नीचे उतारने के लिए किसका कार्य होता है, तो म्यूकस का। मान लीजिए कि आप आटा वगैरह को मुंह में भर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा करके भरने के बाद अगर म्यूकस का उत्पन्न ना होगा, लार ग्रंथियां ना हो, तो देखिएगा आप ऐसे डायरेक्ट ही रह जाइएगा। उसको नीचे उतारने के लिए इन सारी चीज की जरूरत है। अब आगे समझते हैं। देखिए उसके बाद गरस नाली। गरस नाली को समझते हैं मुख गुहा के बाद। गरस नाली में जो होता है, आपको 10th में भी ये क्वेश्चन पूछता है और देगर एग्जाम में भी पूछता है कि गरस नाली में भोजन का पचन होता है, तो नहीं, गरस नाली में भोजन का पचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का हो गया, बाकी सारा चीज है यानी पेट का है। तो यहाँ पे इस चीज को समझे कि गरस नाली में इसमें पचन नहीं होता है, गरस नाली में पचन नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो ये भोजन को यानी ढकेलने के लिए इसमें कार्य करते हैं, ठीक है ना। भोजन को गरस नाली में ढकेलने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, तो ये भोजन को यानी नीचे उतारने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मान लीजिए कि छत के ऊपर से जब पानी गिरेगा तो धड़क धड़ गिरता है ना, तो उसी तरीके से जब यानी ये यानी ऊपर से भोजन को नीचे लाने के कार्य करता है कौन, तो गरस नाली। कौन करता है, गरस नाली। अब यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये जो कर्माणु कुचन जो है ये क्या होता है, तो भोजन को धीरे धीरे यानी पेट में उतरना, ठीक है। ऐसे धड़धड़ा के जैसे हॉलर में डाल दिया और धड़धड़ा के जा, अब धड़धड़ा के जाएगा तो दर्द तो करेगा ना, तो भोजन धड़धड़ा के नहीं जाता है, भोजन धीरे धीरे जाता है। अब भोजन जब धीरे धीरे जाता है तो कोई तो होगा जिसको धीरे धीरे लेके जा रहा है, तो भोजन को धीरे धीरे ले जाने का कार्य किसका होता है, तो कर्माणु कुचन का। किसका होता है, कर्माणु कुचन का। बोलो इतना याद रहेगा। आप ही बोलिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।